Pakistan. Assalamu alaikum. How are you guys? I hope that you all will be fine. Today is our new topic that we have to discuss from the subject of management of PCC, physically challenged children. Course code is SPED 3132. So सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में यकीनन आपको याद होगा हमने क्लब फुट के हवाले से डिस्कस किया था कि क्लब फुट क्या है, इसके कॉजेज़ या इसके सिम्टम्स या ट्रीटमेंट क्या है। फिर उसके बाद हमने मैनेजमेंट का हमने 2.9 मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का एक मेन टॉपिक था, वो डिस्कस किया था। और अगर आपको याद हो तो ये इसका सारे का जो कॉन्टेक्स्ट है मैनेजमेंट या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का, यकीनन ये कॉन्टेक्स्ट हमें गाइड करता है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ये उसी की मैनेजमेंट की बात हो रही है, उसी के हवाले से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात हो रही हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर मैं आपको वो थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो उसमें हिप डिसऑर्डर्स भी हैं, लिम्ब डेफिशिएंसीज भी हैं, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हैं, और इसके अलावा मस्कुलर एट्रोफी भी हैं, और इसके अलावा आर्थराइटिस भी है, और उसके बाद मार्फन सिंड्रोम भी है, और साथ एम्पुटेशन भी है, और क्लब यकीनन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लब फुट का। तो ये इन सब की मैनेजमेंट या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के हवाले से बात हो रही है। जहन में रखें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो होती है मॉडिफिकेशन। सबसे बड़ी खूबी मॉडिफिकेशन, और ये ऐसी मॉडिफिकेशन होती है कि ख़ुद को भी स्पेशल एजुकेशन टीचर एडजस्ट करता है सिचुएशन के मुताबिक। अपने साथ जो स्पेशल नीड चाइल्ड अटैच है उसको भी उसने एडजस्ट करना है, और जो जिस एनवायरनमेंट में ये दोनों बैठे हुए हैं उस एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई करना है। तो ये जो खूबी है मॉडिफिकेशन की स्पेशल एजुकेशन टीचर की, इतनी बेस्ट क्वालिटी है कि वो उसका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा खूबसूरत है। और वो रिज़ल्ट ये है कि जनाब यू आर गोइंग टू मेक योर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी इंडिपेंडेंट। आप उसको डिपेंडेंसी के अंधेरों से निकाल के इंडिपेंडेंट की रोशनी में लेके आ रहे हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि जनाब आप एक ऐसे बच्चे को जो डिसेबिलिटी का शिकार है उसको माशरे का एक ऐसा शहरी बना रहे हैं, माशरे का एक ऐसा एक्टिव मेंबर बना रहे हैं कि जिसकी वजह से उसने आपको वो आउटपुट देनी है कि लोग उस पर फ़ख्र करेंगे, और यकीनन आपके लिए उसमें आसानी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो बहरहाल ये हमारी एक डिस्कशन थी जो हमने लास्ट क्लास में की है। हम आज की अपनी इस जो डिस्कशन है या एक जो मीटिंग है या एक जो हमारी कन्वर्सेशन है, हम इसका आगाज़ करते हैं। और जिस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है वो है चैप्टर नंबर 2 का ही टॉपिक है, इसी को हम जारी रखेंगे। 2.10 रोल ऑफ ऑर्थोटीज़ एंड ब्रेसेस, ये टॉपिक है हमारा। और इस टॉपिक के हवाले से द एजेंडा दैट आई हैव सेलेक्टेड फॉर यू पीपल, दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू, आप लोगों के अंदर क्या तब्दीली आएगी, आप लोग किस लेवल पे पहुंचेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, डिफ़ाइन ऑर्थोटीज़ एंड ब्रेसेस। यकीनन आप इस काबिल हो चुके होंगे इंशाल्लाह कि ऑर्थोटीज़ क्या हैं या ब्रेसेस क्या हैं। मैं अगर ऑर्थोटीज़ को ऑर्थेटिक्स के नाम से वो करूं तो सिमिलैरिटी यकीनन रहेगी। दूसरे नंबर पे डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्थोटीज़, ऑर्थोटीज़ का रोल क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हैं क्या, यकीनन आप भी इस काबिल हो जाएंगे आप इसको बता सकें, फिर यकीनन आप इसका रोल बताएंगे। और तीसरे नंबर पे अंडरस्टैंड योर रोल एज अ प्रोफेशनल, आप अपना रोल समझेंगे कि एज अ प्रोफेशनल आपका रोल क्या है। और जब आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करेंगे देन यू विल बी नोन एज अ गुड स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल।
तो ये 3 एजेंडा हैं जो मैंने आपके लिए सेट किए हैं, प्लान किए हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि यकीनन आप अपना इंटरेस्ट एंड अपनी जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव कॉम्प्रिहेंशन में, क्वालिटी कॉम्प्रिहेंशन में, एंड दैट क्वालिटी कॉम्प्रिहेंशन विल टर्न यू इनटू अ गुड एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। Orthotics and braces can significantly improve quality of life if your body has been affected by illness, accident or congenital causes। ऑर्थोटिक्स और ब्रेसेस जो हैं ये लाइफ की क्वालिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं, काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं, और ख़ासकर उस वक्त जब आप किसी इलनेस का शिकार हैं, किसी बीमारी का शिकार हैं, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई कॉन्जेनिटल कॉज भी हो सकती है जिसको हम लोग पैदाइशी प्रॉब्लम कहते हैं। ऑर्थोटिक्स और ब्रेसेस से लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती है और आपकी जो फंक्शन है, वर्किंग एफिशिएंसी है, वो इम्प्रूव होती है, उसमें बेहतरी आती है, और जो आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजरी है उसमें हीलिंग जो है ना काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है, इम्प्रूवमेंट होती है उसमें। ऐसा एरिया जिसमें हमेशा पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ ज़रूरत होती हैं वो इन ऑर्थोटीज़ या जो स्पाइनल ब्रेसेस हैं इनकी फिटिंग या इनके डिज़ाइन का होता है। ख़ासकर अगर जुवेनाइल स्कोलियोसिस है या स्पाइनल कर्वेचर है, स्पाइनल कर्वेचर कमर टेढ़ी होना, जबकि जो सवेयर केसेस होते हैं वो हमेशा सर्जरी के ज़रिए ही ट्रीट किए जाते हैं। तो ये जो सर्जरी, ये फिर जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं तो उनको वो डिवाइसेस लगाई जाती हैं जिनको हम स्पेशल फिटेड स्पाइनल ब्रेसेस कहते हैं। अगर आप कोई एथलीट हैं या किसी कमज़ोरी की वजह से, तो या इंजरीज़ ऐसी हैं कि वो आपके अंदर एक ऐसी कमज़ोरी पैदा कर देती हैं कि जिसकी वजह से आप बिल्कुल साइड ट्रैक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, या आप कोई किसी एल्बो के किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, या कोई ऐसी कंडीशन है, तो हमें यकीनन जो हमारे ऑर्थोटिस्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कोई ऐसी ब्रेस ज़रूर रिकमेंड करेंगे जो कि हमारे पेन को, हमारे दर्द को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। तो ब्रेसेस का ये काम है, और आपको वापस उस गेम में, वापस उस एक्टिविटी में लेके आते हैं। ये है ब्रेसेस का फंक्शन। डेफिनेशन देखी जाए अगर इनकी, ऑर्थोटिक्स क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और यहाँ पे मैं छोटी सी आपको टिप या एडवाइस भी देना चाहूँगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जब फिज़िकली हैंडीकैप फील्ड के जब लोग रिटन टेस्ट के लिए जाते हैं तो ये मोस्टली पूछा जाता है कि ऑर्थोटिक्स इज़ द वर्ल्ड ऑफ विच लैंग्वेज। आगे 4 ऑप्शन हैं, ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच या इटालियन, तो डेफिनेटली आप ग्रीक को ही वो करेंगे। तो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करेंगे। ये एक छोटी सी टेक्निक थी मेरी जानब से। तो ऑर्थो का मतलब होता है लिट और स्ट्रेटन या टू अलाइन। ये एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो कि फोकस करती है डिज़ाइन और एप्लीकेशन पे, किस चीज़ की, ऑर्थोसिस की। ऑर्थोसिस जो है ना एक प्लूरल वर्ड है। ये क्या है, इज़ एन एक्सटर्नली अप्लाइड डिवाइस यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स।
of the neuromuscular and skeletal system, full stop. ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक्सटर्नल होती है ना, जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करती है, किसके, हमारा जो न्यूरो मोटर या मस्कुलर सिस्टम है ना, उसको, उस सिस्टम को मॉडिफाई करती है ये डिवाइस। अगर इसकी मोर डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करें तो इस स्लाइड में मैं ये बात करता हूँ, जो पॉइंट हमारा क्लियर होगा कि एक ऑर्थोटिस्ट होता है, एक ऑर्थोटिस्ट ये एक प्राइमरी मेडिकल क्लिनिशियन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्थोसिस। कि एक ऑर्थोटिस्ट जो है वो किसी भी ऑर्थोसिस को प्रेस्क्राइब करने का ज़िम्मेदार होता है या उसकी मैनेजमेंट का, कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। एंड ऑर्थोसिस में बी यूज टू, अभी देखते हैं कि ऑर्थोसिस यूज़ किस लिए होता है। कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, कंट्रोल, गाइड, लिमिट और इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटी, जॉइंट और बॉडी सेगमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर रीज़न। किसी मखसूस मकसद के लिए, किसी मखसूस वजह के लिए ये जो ऑर्थोसिस हैं ये क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, लिमिट भी करते हैं, और हमारी जो एक्सट्रीमिटी होती है उसको इमोबिलाइज करते हैं, या हमारी जॉइंट्स या बॉडी के हवाले से जो प्रॉब्लम होता है उसको भी हमारे ये हेल्प आउट करते हैं। नंबर 2, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन, मखसूस सिमत में हमारी जो मूवमेंट है उसको भी महदूद करते हैं। नंबर 3, असिस्ट मूवमेंट जनरली, और हमारी जो मूवमेंट है उसमें हमारी रहनुमाई भी करते हैं, मदद भी करते हैं इंस्टेड। नंबर 4, reduce weight bearing forces for a particular purpose। तो वेट बेयरिंग फोर्सेस को रिड्यूस किया जाता है किसी मखसूस मकसद के लिए ना। नंबर 5, एड रिहैबिलिटेशन फ्रॉम फ्रैक्चर्स, रिहैबिलिटेशन में मदद करता है फ्रैक्चर्स के हवाले से। आफ्टर द रिमूवल ऑफ ए प्रॉब्लम, अदरवाइज करेक्ट द शेप, या फिर शेप को ठीक कर देता है, या बॉडी के फंक्शन को एनहांस भी करता है ना ऑर्थोसिस। नंबर 6, टू प्रोवाइड ईजियर मूवमेंट कैपेबिलिटी, ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी सलाहियत पैदा करता है कि जिसमें मूवमेंट बहुत ईजी हो जाता है, और रिड्यूस पेन, और दर्द को भी कम करता है। ऑर्थोटिक्स कंबाइंस द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, यानी कि ऑर्थोटिक्स में क्या है, एनाटॉमी है, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर का भी नॉलेज शामिल है, एंड फिजियोलॉजी, और हमारे फिजिक का भी, विच इज़ इंक्लूडेड इन बायो मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग, और ये चीज़ इंजीनियरिंग और बायो मैकेनिक्स में शामिल है। ऐसे मरीज़ जो ऑर्थोसिस से बेनिफिट होते हैं उनको ये कंडीशन भी हो सकती है कि उनको स्पाइना बिफिडा हो या सेरेब्रल पॉल्जी हो, मतलब इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही ऑर्थोसिस यूज़ होता है, और हैव एक्सपीरियंस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या स्ट्रोक हो सकता है। तो यकीनन जो ऑर्थोसिस हैं वो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एन एंगल फुट ऑर्थोसिस है जिसको हम लोग AFO भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना,
ये एक ब्रेस है और ये जो ब्रेसेस ऐसे हैं जो ऑर्थोटिक की ही एक टाइप है। तो ये हमारे पाँव को फुट ड्रॉप की वजह से सपोर्ट करता है, और ये उस वक्त होता है फुट ड्रॉप जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैन्युफैक्चर एंड मटेरियल। Orthoses were traditionally made by following a tracing of extremity and measurement to assist in creating a well fitted device. Orthoses रिवायती तौर पे किस लिए बनाए गए थे, जिसमें उस प्रॉब्लम की नौइयत की जो शिद्दत थी, तो एक ऐसी वेल डैश फिटेड डिवाइस तैयार की जाए कि जो उस प्रॉब्लम की जो सिचुएशन है उसको कम कर सके। इसी तरह अभी प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसकी जो इजाद है, तो उसने कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक जो आइडियाज़ थे वो लोगों के क्लियर कर दिए, और इसी से फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का आइडिया जनरेट हुआ, जिससे कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ना वो डेवलप किया जाता, बनाया जाता। और ये मेथड इंडस्ट्री में अभी तक यूज़ हो रहा है। आजकल कई मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स प्रिंटर्स हैं या 3D मशीन्स हैं जो कि ऑर्थोटिक को प्रिंट भी करती हैं और मैन्युफैक्चर भी करती हैं। A real-time weight-bearing orthotic can be created using a neutral position casting device and a vertical foot alignment. तो वेट बेयरिंग ऑर्थोटिक जो कि रियल टाइम है वो क्रिएट की जा सकती हैं कि न्यूट्रल एक कोई ऐसी डिवाइस तैयार की जाए जो कि वर्टिब्रेट्स के फुट की अलाइनमेंट कर सके। ऑर्थोसिस कई तरह के मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक, नंबर 2 कार्बन फाइबर, नंबर 3 मेटल्स, नंबर 4 इलास्टिक, नंबर 5 फैब्रिक और कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर मटेरियल। फैब्रिक या इस तरह के किसी भी मटेरियल का जो सिमिलर कॉम्बिनेशन होता है वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेसेस आर बेसिक। ब्रेसेस बुनियाद हैं और हमेशा ही मल्टीपल साइजेस में अवेलेबल होते हैं। तो ये हमेशा किसी ना किसी जगह पे इंसान की हेल्प करती रहती हैं। ब्रेसेस का जो मेन जो इस्तेमाल है वो ये है कि इंजरी के हवाले से प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है अपर लिम्ब ऑर्थोसिस। अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस आर मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस अप्लाइड एक्सटर्नली, बाहर से ही इनको अप्लाई किया जाता है, टू द आर्म और सेगमेंट, ताकि उसका जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके या स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको इस डिवाइस की जानिब से आइडेंटिफाई किया जा सके। जनरल मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स जो कि एफिलिएटेड होता है बल्कि एलिवेटेड होता है, इंस्टेड ऊपर उठा होता है,
बाय द यूज़ ऑफ अपर लिम्ब ऑर्थोसिस। अपर लिम्ब ऑर्थोसिस के इस्तेमाल से ऊपर की तरफ फुटा होता है, और ये उस वक्त होता है जब वो जो है ना अपर लिम्ब किसी लिम्ब या किसी लिम्ब डेफिशिएंसी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या किसी डिज़ीज़ की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो, या आर्थराइटिस भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यकीनन उन इंडिविजुअल्स की भी मदद करता है जिनको न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्ट्रोक हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। टाइप ऑफ अपर लिम्ब ऑर्थोसिस, इसमें फिर क्लासिकल है एंड शॉर्टर ऑर्थोसिस है। नंबर 2 पे क्या है? आर्म ऑर्थोसिस। नंबर 3 फंक्शनल आर्म ऑर्थोसिस। नंबर 4 एल्बो ऑर्थोसिस। नंबर 5 फोर आर्म रिस्ट ऑर्थोसिस। नंबर 6 फोर आर्म रिस्ट डैश थंब ऑर्थोसिस। नंबर 7 फोर आर्म रिस्ट डैश हैंड ऑर्थोसिस। नंबर 8 हैंड ऑर्थोसिस। नंबर 9 अपर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस विद स्पेशल फंक्शंस। तो ये हमारे पास 9 है इसकी ऑर्थोसिस के हवाले से। और यकीनन स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 9 है, आपने इनकी असाइनमेंट तैयार करनी है और उसी तरह इस पे काम करना जिस तरह मैं आपको पहले काम देता रहा हूँ। आपने क्या करना है, ऊपर इसी ऑर्थोसिस ऑर्थोटिक्स इसका नाम आपने लिखना है, और नीचे 4 to 5 लाइंस में एक पैराग्राफ सेल्फ क्रिएटिंग राइटिंग की मदद से आपने खुद लिखना है। दिस विल बी योर असाइनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस। एक लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस वो होता है, ये भी एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि विच इज़ अप्लाई टू द लोअर बॉडी सेगमेंट, जो कि नीचे वाली लोअर बॉडी, हमारे पेट से नीचे जो बॉडी होती है वहाँ पे लगाया जाता है। टू इम्प्रूव फंक्शन बाय कंट्रोलिंग मोशन, जो कि इस फंक्शन को इम्प्रूव करता है कि जिसमें मोशन को कंट्रोल किया जाता है। प्रोवाइड सपोर्टिंग थ्रू स्टेबलाइज गेट, ये सपोर्ट करता है चलने फिरने में। रिड्यूसिंग पेन थ्रू ट्रांसफरिंग पेन टू अनदर एरिया, और ये पेन को भी कम करता है क्योंकि वो जो पेन होता है वो खासी वो जो वेट बन रहा होता है, पेन जो वजह होती है, तो वो उसको डिफरेंट एरिया पे मुंतकिल करता है। यकीनन आर्थराइटिस की बात हो रही है। करेक्टिंग फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटीज़, ऐसी डिफॉर्मिटीज़ जो कि फ्लेक्सिबल उनको ठीक करता है। एंड प्रिवेंटिंग प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कहते हैं सीरीज़ को, सीक्वेंस को। एंड प्रिवेंटिंग प्रोग्रेशन ऑफ फिट्स डिफॉर्मिटी, जिनको झटके लगते हों उनकी जो उसकी जो प्रोग्रेशन है, उसकी जो कंटिन्यूटी, उसका जो तसलसल है, उसको रोकते हैं। द टर्म कैलिपर और कैलिपर्स remained in widespread use for lower limb orthosis। लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है, MCQ भी बन सकता है, बड़ा मज़े का इस पे। उसे कहते हैं कैलिपर, CLIPR, कैलिपर। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। इस पे I'm श्योर कि बहुत अच्छा MCQ बनता है। UK में लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस पे जो MCQ वो इसके एज अ टर्म इसको यूज़ किया जाता है, वो है कैलिपर्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फुट ऑर्थोसिस। फुट ऑर्थोसिस को ऑर्थोटिक्स कहा जाता है। फुट ऑर्थोसिस को कॉमनली कॉल्ड ऑर्थोटिक्स आर डिवाइसेस इंसर्टेड इनटू शूज to provide support for the foot redistributing ground reaction, forcing
एक्टिंग ऑन द फुट जॉइंट्स वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग और रनिंग। यानी कि ये ऐसे हैं फुट ऑर्थोसिस जो कि शूज़ के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे इंसान बैठा हो, खड़ा हो या भाग रहा हो। तो ये क्या करते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि वो पाँव का जो एंकल है ना, टखना है, या पाँव को जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना डाले, चाहे बंदा खड़ा हो, बैठा हो या भाग रहा हो। इनको प्री फैब्रिकेटेड भी कहा जाता है, और ये उस पाँव के साइज़ या उस पाँव की नेचर ऑफ प्रॉब्लम के हवाले से ही स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है जो कि ऑर्थोटिक लिटरेचर में अवेलेबल है, डिस्क्राइबिंग देयर मेडिकल यूज़, वो इनका मेडिकल यूज़ भी डिस्क्राइब करती है। फॉर पीपल विथ फुट प्रॉब्लम द इम्पैक्ट ऑर्थोटिक्स, फुट प्रॉब्लम के लोगों के लिए। अच्छा, तो फुट ऑर्थोटिक्स का जो इम्पैक्ट है वो फुट पे ही होता है, और बाज़ का नी, हिप और स्पाइन डिफॉर्मिटीज़ पे भी। और ये जहन में रखें कि ये जो फुट ऑर्थोटीज़ हैं ये एथलीट से साथ साथ एल्डरली पीपल या बायोकेमिकल डिफॉर्मिटीज़ या वैरायटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ कंडीशन जिन लोगों के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ मैं। कस्टम मेड फुट ऑर्थोसिस जो होते हैं वो यकीनन पेन को रिड्यूस करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पेनफुल हाई आर्च्ड फीट शामिल है, एंड मे बी इफेक्टिव फॉर पीपल विद रोमेटाइड आर्थराइटिस। और ये कहते हैं कि रोमेटाइड आर्थराइटिस के लोगों के लिए शायद हो सकता है कि यूज़फुल हो। ऐसे बच्चों को जिनको जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है, तो इसमें कस्टम मेड या फुट ऑर्थोसिस जो जुवेनाइल जो वो भी फुट पेन को कम करते हैं। फुट ऑर्थोसिस जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं किसके साथ फिट किए जा सकते हैं? प्रॉपरली फिटेड ऑर्थोपेडिक के साथ, ताकि फुट अल्सर को प्रिवेंट किया जा सके। और ये ज़्यादातर उस फुट की बात हो रही है जिसको डायबिटिक फुट भी कहा जाता है। आपको पता है डायबिटिक फुट बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि ज़्यादातर इसी तरह के पाँव को काट दिया जाता है, जिसको हम लोग एम्पुटेशन भी कहते हैं। एंगल फुट ऑर्थोसिस, ये एक ऑर्थोसिस है या ब्रेस है जो कि एंगल और फुट को ठीक करती है। तो ये इनका इस्तेमाल भी फिर इसमें है, ये कि ये पोजीशन को कंट्रोल करता है और मोशन को मेंटेन करता है। किसका मोशन और किसके एंगल की बात हो रही है? एंगल की। और वीकनेस को लिए भी कॉम्पनसेट करता है, और करेक्ट डिफॉर्मिटी और उस प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। ये ज़्यादातर वीक लिम्स के लिए यूज़ होती है। अच्छा, और फिर और किसी लिम्ब की पोजीशन बनाता है।
उस कॉन्ट्रैक्टेड मसल के साथ, जो कि मज़ीद नॉर्मल है। अच्छा, एंगल और लोअर लेग की जो मूवमेंट है उसको भी इमोबिलाइज किया जाता है इसमें, ख़ासकर उस वक्त जब आर्थराइटिस भी हो या फ्रैक्चर भी हो। अच्छा, ये जो एफ है जिसके एब्रीवेशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, इसको फुट ड्रॉप ब्रेस भी कहा जाता है। एंगल फुट ऑर्थोसिस जो हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्थोसिस हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मोस्ट का जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो फिर आपने समझना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनल एग्ज़ाम, एज MCQ जो बन सकता है इस पर। तो जितने भी ऑर्थोसिस प्रोवाइड किए जाते हैं 26% यही होते हैं अमेरिका में ना। मेडिकल पेमेंट केयर डाटा के एक रिव्यू के मुताबिक, जो कि 2001 से 2006 के दरमियान था, बेस कॉस्ट जी थी ना FO की, वो $500 से लेके $700 तक थी। ये जो FO होता है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है लाइट वेट प्रोपलाइन प्लास्टिक की वजह से बना होता है, जो कि शेप ऑफ L की है। और ये हमारी काफ के बैक साइड पे, हमारी काफ के बिल्कुल अपराइट पोर्शन में ना मौजूद है, और लोअर पोर्शन इसका रन कर रहा था पाँव में। और ये काफ के साथ एक रस्सी के ज़रिए, एक स्ट्रिप के ज़रिए बांधा जाता है, और जो शूज़ होते हैं अकोमोडेटेड फॉर, उनके अंदर इसको फिट कर दिया जाता है। कुछ डिज़ाइन का जो अनब्रोकन शेप होती है ना L की, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और जबकि जो अगर बाकी जो डिज़ाइन है जिसमें जॉइंटेड एंगल है, वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल को। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है obtaining a good fit with an FO involves one of two approaches। अभी कौन सी दो अप्रोचेज हैं जो कि FO यूज़ करता है? नंबर 1 पे प्रोविजन ऑफ शेल्फ या प्री फैब्रिकेटेड FO मैच इन साइज टू द ENT एंड यूज़र, आखिरी यूज़र तक। ऑफ शेल्फ जो है ना, एक वो या प्री फैब्रिकेटेड FO जो है ना, वो प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाना चाहिए इंस्टेड, जो कि साइज़ में भी मैच करे, एंड यूज़र तक सब के लिए बराबर हो। नंबर 2, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन इंडिविजुअल FO फ्रॉम ए पॉजिटिव मॉडल। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए जो कि इंडिविजुअलाइज FO की होती है फ्रॉम अ पॉजिटिव मॉडल, पॉजिटिव मॉडल की तरफ से ना, obtained from a negative cost or use of computer aided imaging, design and milling। ये जो प्लास्टिक होती है वो ड्यूरेबल FO प्रोवाइड करती है, और इस प्लास्टिक को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लाजमी टेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग 200 सेंटीग्रेड कहते हैं। जो कि मटेरियल को डायरेक्ट मोल्ड कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अल्सर हीलिंग ऑर्थोसिस।
ब्रैकेट में एब्रीवेशन लिख लेंगे UHO। एक कस्टम मेड जो एंगल या फुट होता है उन मरीज़ों के इलाज में मददगार साबित होता है जिनको प्लांटर अल्सर्स होते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से रिजिड एल शेप प्रोवाइड करता है और रिजिड इंटीरियर सपोर्ट शैल हिंजली आर्टिकुलेटेड टू द एल शेप सपोर्ट मेंबर्स। अच्छा, इसमें एक रिजिड एल शेप सपोर्ट मेंबर होता है और एक रिजिड इंटीरियर सपोर्ट शेल। वो एल शेप सपोर्ट के लिए जो है ना एक डिफ़िकल्ट उसमें अप्रोच में आते हैं। इसका एल शेप का जो प्लांटर पोर्शन होता है तो ये मज़ीद एक अल्सर में डिवाइड होता है। तो इससे क्या होता है कि जो यूज़र होता है इसका एल शेप अल्सर का, या ये प्लांटर अल्सर बेसिकली ये यूज़र को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो यूज़र का जो वेट है वो ट्रांसफ़र कर सके किससे, प्लांटर अल्सर से थोड़ा फासले पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसमें यही जो प्लांटर जो अल्सर है वो इस वजह से दूर किया जाता है ताकि जो प्लांटर अल्सर का जो ट्रीटमेंट है उसमें फैसिलिटेट किया जा सके। लेटरल हिंज अटैचमेंट जो है ना उसके लिए इंटीरियर सपोर्ट डिज़ाइन तैयार किया जाता है। वो एल शेप मेंबर के लिए होता है जो कि एडवांटेज लेता है किस चीज़ का, टेबियल। ये एडवांटेज है मीडियल टेबियल फ्लेयर स्ट्रक्चर का जो कि वेट बेरिंग प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करता है। और ये वेट बेरिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिस्क्लोज ऑर्थोसिस में आता है। एक फ्लेक्सिबल पॉलीथिन हिंज मेंबर जो है वो इस इंटीरियर सपोर्ट शेल को अटैच करता है किसके साथ, एल शेप मेंबर के साथ, एंड सिक्योर द स्ट्रैप सिक्योरिटी अटैच द इंटीरियर सपोर्ट। और ये इंटीरियर सपोर्ट के अंदर इसको फिक्स किया जाता है, वेट को बेरिंग रिलेशन कंटेन्स किए जाते हैं। आगे है नी एंगल फुट ऑर्थोसिस, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे KAFOS कैफोस। एक नी एंगल फुट ऑर्थोसिस जिसको कैफो कहा जाता है, ये एक ऐसा ऑर्थोसिस है जो कि इसका जो नी का जो वज़न है, एंगल या पाँव का जो वज़न है उसको देखते हैं। तो इन एरियाज़ का जो मोशन है वो यकीनन अफेक्टेड हुआ है, ख़ासकर कैफो की जानिब से KAFO। और ये स्टॉप कर सकता है मोशन के हवाले से, मोशंस को महदूद कर सकता है और मोशंस को असिस्ट करता है कि ह्यूमन जॉइंट्स के अंदर जो 3 प्लेन्स ऑफ इमोशंस हैं उनको गाइड कर, रहनुमाई कर सके।
आगे हम देखते हैं ज़रा। सैजिटेटल, सैजिटियल, कोरोनल एंड एक्सियल, ये 3 हिस्से थे। अच्छा, मैकेनिकल हिंजेस जो हैं या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड हिंजेस होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। कई तरह का जो मटेरियल है वो कैफ़ो की जो फैब्रिकेशन है अवेलेबल तो है, लेकिन वो लिमिटेड नहीं है। मेटल्स तक, प्लास्टिक तक, फैब्रिक्स तक एंड लेटर तक। अच्छा, ऐसी कंडीशन जो कि कैफ़ो के इस्तेमाल की वजह से होती है उसमें क्या है? ऐसी कंडीशन जो कि कैफ़ो के इस्तेमाल पे ज़ोर देती है या कैफ़ो का इस्तेमाल इस कंडीशन में फ़ायदा मंद होता है, वो है पैरालिसिस है, जॉइंट प्लास्टिटी। जॉइंट प्लास्टिटी कहते हैं जॉइंट की सर्जरी को, या आर्थराइटिस भी हो सकता है, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। ये जो नी ऑर्थोसिस है इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, किसी भी पैरालाइज्ड बंदे की ज़िंदगी में कैफोस का बड़ा अहम किरदार है। तो ये उनकी मदद करती है चलने में, जिसको हम लोग कहते हैं वॉक थेरेप्यूटिकली, या इन द केस ऑफ पोलियो पेशेंट की सूरत में भी हो सकता है किसी भी कम्युनिटी लेवल पे ना। ये जो डिवाइसेस हैं, ये चूँकि हम रोल के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है, ये जो डिवाइसेस होती हैं ना, ऑर्थोटिक्स, ऑर्थेटीज़ या ऑर्थोसिस, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और इनको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं होता कि हमने ले लिया और वो जनाब चलती रहेंगी, मेंटेनेंस लाजमी करनी पड़ती है। कुछ रिसर्चेज ऐसी भी हुई हैं कि जिनमें इनके जो डिज़ाइन है ना उसका एनहांस होना चाहिए, जबकि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि नासा की हेल्प भी शामिल है। किसमें? स्पीयर हेड में। ये जो स्पीयर हेड है ना, ये एक स्पेशल नी जॉइंट को कहते हैं और इसमें नासा ने मदद की थी, जो कि अमेरिका का एक इदारा है। किस लिए? कैफोस के लिए, KAFOS। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नी ऑर्थोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं KO। नी ऑर्थोसिस या नी ब्रेस एक ऐसी ब्रेस है जो कि ऊपर और नीचे की तरफ एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, और ये हमारे नी जॉइंट से नीचे होती है। किसी भी डिज़ीज़ या बीमारी के केस में जो कि न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलर इम्पेयरमेंट की वजह बनते हैं, और ये ज़्यादातर नी के सराउंडिंग होते हैं, ये जो KO है, नी ऑर्थोसिस है, ये एक्सपेंशन इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसकी? नी के हवाले से। इन द केस, ऐसी कंडीशन की सूरत में जो कि लिगामेंट्स या कार्टिलेज को अफेक्ट करती है। लिगामेंट्स और कार्टिलेज का मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। किसके? नी में होते हैं ना ये दोनों। केयर जो है वो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है। किसको? नी को, घुटने को, बाय रिप्लेसिंग द फंक्शन ऑफ दीज इंजर्ड और डैमेज पार्ट्स, और ये इंजर्ड और डैमेज पार्ट्स को रिप्लेस करने से ही हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
नी ब्रेसेस जो हैं कैन बी यूज टू रिलीज़ द प्रेशर को रिलीज़ करने के इस्तेमाल की जाती हैं। कहाँ पे? फ्रॉम द पार्ट ऑफ द नी जॉइंट के पास, जो कि डिजीज़ से अफेक्ट होता है, जिसमें आर्थराइटिस शामिल है या ऑस्टियो आर्थराइटिस शामिल है, जो कि नी जॉइंट की एक रीलाइनिंग भी होती है। किसमें? वल्गस में, बल्कि आई एम सॉरी, ये है नी जॉइंट की एक डिफरेंट वैल्यूज़ की सूरत में या किसी भी वायरस की सूरत में। इस तरीके से एक KO जो है नी ऑर्थोसिस है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन भी ख़त्म करता है ताहम, लेकिन इसका कोई ख़ास एविडेंस नहीं है कि जनाब ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार जो लोग हैं उनको कोई एडवाइस की जाए। और यकीनन ये कहा जा सकता है कि ये जो KO है ना, मोस्ट इफ़ेक्टिव ऑर्थोसिस है और बेस्ट अप्रोच है रिहैबिलिटेशन के लिए। एक नी ब्रेस का ये मतलब नहीं है कि इट विल ट्रीट ओनली द इंजरी, कि सिर्फ इंजरी को ये ट्रीट करेगा या डिज़ीज़ ऑन इट्स ओन, या किसी डिज़ीज़ को अपने तौर पर ही, बट इज़ यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ अ ट्रीटमेंट, तो बल्कि एक ऐसे कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो सिर्फ इलाज के लिए यूज़ होता है, अलॉन्ग विद ड्रग्स, अद्वियात के साथ, फिज़िकल थेरापी के साथ एंड पॉसिबली सर्जरी के साथ। जब इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जाता है, एक नी ब्रेस किसी भी इंडिविजुअल की मदद करता है कि वो एक्टिव रहे और अपनी पोजीशन को एनहांस करे और अपनी नी की मूवमेंट को भी एनहांस करे और उसका दर्द कम से कम हो। प्रोफिलेटिक ब्रेसेस जो हैं ये प्राइमरली यूज़ होते हैं, पहले यूज़ होते हैं किससे? एथलीट से, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी न किसी स्पोर्ट्स में। प्रोफिलेटिक नी के बारे में जो एविडेंस है ना, या प्रोफिलेटिक नी ब्रेसेस के बारे में जो एविडेंस हैं, एक फुटबॉल जो लाइनमैन होता है, जो कि नी हिंज के साथ काफ़ी रिजिड है, वो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं, इंडिकेट करते हैं दे आर इनइफेक्टिव, वो इनइफेक्टिव हैं। किसमें? इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में। लेकिन हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो जाए इसकी रेजिस्टिंग में, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में, मीडियल और लेटरल कोलैटरल लिगामेंट टीयर्स के बारे में। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फंक्शनल ब्रेसेस। वो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकें हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस अ नी इंजरी, जिनको पहले से कोई नी इंजरी का वो एक्सपीरियंस कर चुके थे, एंड नीड सपोर्ट, और फिर उनको सपोर्ट चाहिए होती है ताकि इसे रिकवर कर सकें। ये ख़ासकर उन लोगों की भी मदद करते हैं हु आर सफरिंग फ्राम पेन एसोसिएटेड, जिनको शदीद किस्म का दर्द से वास्ता पड़ता है। किस चीज़ का दर्द? आर्थराइटिस का।
ये नी की जो रोटेशन होती है उसको रिड्यूस करते हैं और उसकी सपोर्ट्सबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। हाइपर एक्सटेंशन उसका भी चांस कम होता है इसकी वजह से। प्रोफिलेटिक ब्रेसेस जो हैं ये प्राइमरली यूज़ होते हैं, पहले यूज़ होते हैं किससे? एथलीट से, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी न किसी स्पोर्ट्स में। प्रोफिलेटिक नी के बारे में जो एविडेंस है ना, या प्रोफिलेटिक नी ब्रेसेस के बारे में जो एविडेंस हैं, एक फुटबॉल जो लाइनमैन होता है जो कि नी हिंज के साथ काफ़ी रिजिड है, वो इस चीज़ की निशानदेही करते हैं, इंडिकेट करते हैं दे आर इनइफेक्टिव, वो इनइफेक्टिव है। किसमें? इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में। लेकिन हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो जाए इसकी रेजिस्टिंग में, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में, मीडियल और लेटरल कोलैटरल लिगामेंट टीयर्स के बारे में। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फंक्शनल ब्रेसेस। वो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकें हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस अ नी इंजरी, जिनको पहले से कोई नी इंजरी का वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, एंड नीड सपोर्ट, और फिर उनको सपोर्ट चाहिए होती है ताकि इसे रिकवर कर सकें। ये ख़ासकर उन लोगों की भी मदद करते हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम पेन एसोसिएटेड, जिनको शदीद किस्म का दर्द से वास्ता पड़ता है। किस चीज़ का दर्द? आर्थराइटिस का। ये नी की जो रोटेशन होती है उसको रिड्यूस करते हैं और उसकी सपोर्ट्सबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। हाइपर एक्सटेंशन उसका भी चांस कम होता है इसकी वजह से। और फिर इंसान की जो स्ट्रेंथ है ना उसको जो बढ़ाते हैं, और ख़ासकर जो घुटने की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाया जाता है। मेजॉरिटी जो है इनकी वो इलास्टिक से बनाई जाती है। तो ये सबसे कम महंगी ब्रेस है तमाम ब्रेसेस में से, और मुख्तलिफ़ तरह के साइज़ में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रिहैबिलिटेशन ब्रेसेस। ये इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लिमिट को मूव कर सकें, किसकी? लिमिट्स ऑफ द नी को महदूद कर सकें। दोनों तरह की, मीडियल या लेटरल डायरेक्शन, दोनों तरह के डायरेक्शंस में हैं। इन ब्रेसेस के अंदर इनके अंदर एडजस्टमेंट रेंज होती है जिस मोशन स्टॉप की, और इनमें पोटेंशियल भी होता है लिमिटिंग फ्लेक्शन के हवाले से, एंड उस एक्सटेंशन के हवाले से जो कि ACL रिकन्स्ट्रक्शन की जानिब से की जा रही होती है। तो इनको सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाता है या सर्जरी के ज़रिए या इंजरी के बाद इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस टांग को इमोबलाइज़ किया जा सके। दे आर लार्जर इन साइज, ये साइज़ में बड़े होते हैं उन तमाम बाकी ब्रेसेस की निस्बत, ड्यू टू देयर फंक्शन, इनके अपने फंक्शन की वजह से।
नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइनल ऑर्थोसिस। स्कोलियोसिस है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि एबनॉर्मल कर्वेचर के बारे में बताती है। जब एबनॉर्मल कर्वेचर इसी में होती है, किसकी? स्पाइन की। कुछ केसेस में ये स्पाइनल ऑर्थोसिस से ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल MIL मेलवाइंगी ब्रेस, बोस्टन ब्रेस एंड चार्ल्सटन बेंडिंग ब्रेस, ये नाम है जी जिनको ट्रीट किया जाता है स्पाइनल ऑर्थोसिस के तौर पे। तो स्पाइन ऑफ कर्वेचर या इस तरह की कंडीशन की सूरत में यही यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये कंडीशन डेवलप होती है, और ज़्यादातर ये कंडीशन होती है एडोलेसेंट्स फीमेल्स में। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे पीपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से। एडोलेसेंट्स फीमेल्स के हवाले से हु आर अंडरगोइंग, जो कि बलूगत की स्टेज से गुजर रही होती हैं। तो चूँकि ये जो ब्रेसेस होती हैं ये इन बच्चियों के लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। कंडीशन ऐसी होती है क्योंकि उनकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो चेंज हो रही होती है, और यकीनन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इन ऑर्थोसिस को इस्तेमाल करने के हवाले से। स्पाइनल ऑर्थोसिस यकीनन यूज़ की जा सकती है स्पाइनल फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट में, और उसमें जीवेट ब्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीरियर वेज फ्रैक्चर को ठीक करने में, हील करने में इसका अहम किरदार है, जिसमें T10 L3 वर्टिब्री, ये वो हैं जो हमारे स्पाइनल कॉलम्स कंसीडर किए जाते हैं ना, इनको कहा जाता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर L, उसमें उसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड के जो मोरे होते हैं ना, तो उनके नंबर होते हैं L1 L2 L3। तो ये उसके हवाले से बात हो रही है। एक बॉडी जैकेट भी यूज़ की जाती है जो कि स्पाइन के जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके लिए। अच्छा, एक हेलो ब्रेस भी होता है, वो एक सर्विकल थोरैसिक ऑर्थोसिस है जो कि इमोबिलाइज करता है सर्वाइकल स्पाइन के लिए। जिस सर्वाइकल स्पाइन वो होती है जिसमें फ्रैक्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो हेलो ब्रेस होती है ये अलाउ करती है लीस्ट सर्विकल मोशंस को, चाहे किसी भी तरह का सर्विकल ऑर्थोसिस इस्तेमाल क्यों ना हो। ये पहली दफ़ा बनाया गया था वर्नन एल निकल, कहाँ पे? रैचल लॉस अमेडोज नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर इन 1955 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, आई थिंक ये लास्ट हेडिंग है, ऑर्थोटिस्ट। ऑर्थोटिस्ट किसे कहते हैं? ऑर्थोटिस्ट आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं हु आर स्पेशलाइज्ड इन द प्रोविज़न ऑफ ऑर्थोसिस, जो ऑर्थोसिस के प्रोविज़न में स्पेशलाइज्ड होते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ये जो ऑर्थोटिस्ट होते हैं
ये काम करते हैं किसी लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पे। फिज़िकल थेरेपिस्ट आर नॉट लीगली अथराइज, फिज़िकल जो थेरेपिस्ट होते हैं लीगली अथराइज ही नहीं होते टू प्रेस्क्राइब ऑर्थोसिस, जो ऑर्थोसिस को प्रेस्क्राइब कर सकें। कहाँ पे? यूएस में और यूके में भी। ऑर्थोटिस्ट जो होते हैं यूके में ख़ासकर, इनको एक्सेप्ट किया जाता है ओपन रेफरल के तौर पे। किसके लिए? ऑर्थोटिक असेसमेंट के लिए। किसी भी तरह के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर या डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही ना ऑर्थोटिस्ट से जो है हेल्प ली जा सकती है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। सो ये हमारी थी जी आज की लिए डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।